नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति और वह स्थिति जहां एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे थे। गोला बारूद की तो बात नहीं करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी जा रही थी, मिसाइलों से और ड्रोन से हमले किए जा रहे थे। अचानक 10 मई 2025 को 5 बजे सीज फायर की घोषणा हो जाती है। भारत पाकिस्तान का 60% नुकसान कर चुका था, 40% पाकिस्तान बचा हुआ था। तो ये सीज फायर की घोषणा किस लिए? क्या आतंकवाद का सफाया एक बार में हो जाता तो अच्छा नहीं लगता? एसी कमरों में बैठकर जो फैसले होते हैं वह फैसले जनहित के कभी नहीं होते। उन फैसलों में सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाया जाता है कि हम फैसला करने में सक्षम हैं। भारतीय सेना ने इस युद्ध में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अचानक 10 मई 2025 को उसे अपने हाथ पीछे खींचने पड़ते हैं, क्योंकि ये आकाओं का हुक्म होता है। अगर भारत 2 दिन सीज फायर की घोषणा नहीं करता, चाहे वह दबाव किसी का भी हो, लेकिन नुकसान भारत का हुआ है, मनोबल भारत की सेना का गिरा है। इस पर शंकराचार्य ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय सेना के मनोबल तोड़ने का कार्य किया गया है। अगर हम पाकिस्तान को 60% खत्म कर चुके थे तो 40% खत्म करने में हमें 2 दिन और लगते। सीज फायर की घोषणा होती है, लेकिन क्या पाकिस्तान उस घोषणा को मानता है? क्या पाकिस्तान सीज फायर के बाद बॉर्डर क्षेत्रों में गोलीबारी नहीं करता? 2 घंटे सीज फायर के और उसके बाद फिर पाकिस्तान की वही नापाक हरकत, वही सेना को उकसाने का कार्य। अचानक पाकिस्तान पंजाब, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में फिर अपनी गोलीबारी शुरू कर देता है। ड्रोन छोड़े जाते हैं, मिसाइलें फेंकी जाती हैं। क्या यही सीज फायर था? क्या भारत के नेता इस बात को नहीं जानते कि पाकिस्तान कुत्ते की वह टेढ़ी पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती? जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं समझ पा रहे। सेना का मनोबल तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, एसी कमरों में फैसले कर रहे हैं। क्या कोई नेता युद्ध क्षेत्र में गया? क्या किसी ने उन सैनिकों की व्यथा जानी जो लड़ने के लिए मोर्चे पर जुटे हुए थे? जिस तरह एक सैनिक की पत्नी ने कहा कि मैं अपना सिंदूर भेज रही हूं रण में, और ये सत्य था। सभी महिलाओं ने, सभी सैनिकों की पत्नियों ने अपना सिंदूर रण में भेजा था। वह इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर कहीं से कमजोर ना पड़े। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? 16 लाख सैनिकों के देश ने सीज फायर की घोषणा कर दी। घोषणा तब हुई जब दुश्मन देश मात्र 40% बचा हुआ था। क्या इस बार भी सेना के कार्य पर राजनीति हावी रही? हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और ऐसी वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। न चाहते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही किया। ताशकंद वार्ता, अपने प्राणों को हथेली पर रखकर हमारे देशभक्त योद्धा जूझते हैं, लेकिन 2 घंटे की वार्ता के ब्याज से राजनेता उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। वाजपेयी जी को मैंने सावधान किया था 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र की यात्रा करके, और मैंने घोषणा कर दी थी पटना में और भुवनेश्वर में पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है। हमारी बात अनसुनी की गई। 7 महीने बाद कारगिल युद्ध हुआ। जानबूझकर सैनिकों को गाजर मूली की तरह कटवाने का अभियान है। यह सार्वजनिक सभा है। मुझे जितनी बात मालूम है शायद सेनाध्यक्ष को उतनी बात न मालूम हो सीमा के संबंध में। समझ गए? मैं एक संकेत करता हूँ। माननीय दलाई लामा जी जब भारत में अतिथि के रूप में बुलाए गए, उसी समय उनके ब्याज से चीन ने
अपने गुप्तचरों से, आतंकवादियों से, अराजक तत्वों से भारत की सीमा और भारत को भर दिया। साथ ही साथ आपको पठानकोट कांड मालूम है या नहीं? अभी नहीं, इससे पहले वाला। अभी तो मोदी जी के शासनकाल का अलग है, इससे पहले वाला। हमारे सैनिकों को हाथ पांव बांध करके रख दिया गया है। अत्याचार सहो, प्रतिकार बिल्कुल मत करो। यह जो लोकप्रियता का दुर्व्यसन प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के पास है, यह भारत के लिए अत्यंत अपराध है और सैनिकों को बेमौत मरवाने का षड्यंत्र है। क्यों विलंब हो रहा है? हमारे लाडले लाल सैनिकों पर अत्याचार हो रहा है। क्यों केंद्रीय शासन तुम सह रहा है? अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।